हेलो बच्चों, मैं हूँ जी आर राजपूत और आप सबका हमारे जन कल्याण यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्मृति कला की महत्वपूर्ण थ्योरी, जिससे हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2023 में बदले हुए पेपर पैटर्न के अनुसार पहली बार विषय चित्रकला के बोर्ड पेपर में खंड खा में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों, ये थ्योरी आपको बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस थ्योरी से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह प्रश्न आपको OMR शीट पर गोले काले करके हल करने होंगे। इसलिए वीडियो को स्किप ना करते हुए धीरे धीरे आराम से देखिए और स्मृति कला की थ्योरी को ध्यान से समझिए। तो बच्चों, देर ना करते हुए चलते हैं स्मृति कला की थ्योरी की ओर। तो देखिए, स्मृति कला में होता क्या है बच्चों, क्या थ्योरी है, उसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है। मानव मस्तक में कल्पना शक्ति व स्मृति बहुत प्रबल होती है। स्मृति जानते हैं बच्चों, याद करने की प्रक्रिया, जिससे वह अपने आप पास की वस्तु को देखकर व स्मृति के आधार पर उन वस्तुओं का चित्रण कर सकता है। किसी भी चित्रकार में जितनी प्रबल स्मृति से चित्र बनाने की कल्पना शक्ति होगी, वह उतना ही सुंदर चित्रकार होगा। चित्रकार अपनी अनुभूतियों को जैसे जैसे साकार करता आता है, वैसे वैसे अभिव्यक्ति के क्षेत्र में उसकी निपुणता बढ़ती जाती है, उसका चित्रण सजीव होता जाता है। यह चित्रांकन निरंतर विकसित होता जाता है। इसी परंपरा को स्मृति चित्रण का क्रमिक विकास कहा जाता है। अतः अनुभूतियों को स्मृति के आधार पर चित्रित करना ही स्मृति कहलाता है। तो समझ में आया बच्चों? स्मृति चित्रण में चित्रकार की मानसिक शक्ति, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं बच्चों। स्मृति चित्रण में चित्रकार की मानसिक शक्ति, स्मरण शक्ति, गहन निरीक्षण, प्रवृत्ति और अभिव्यक्ति की शक्ति का विशेष महत्व होता है। इनके विकास से व्यक्ति की स्मृति चित्रण की क्षमता का विकास होता है। किसका? स्मृति चित्रण की क्षमता का विकास होता है। चित्रकार को अपनी विभिन्न अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की कुशलता प्राप्त करने हेतु निम्न प्रकार के अभ्यास करने चाहिए। नंबर 1, विद्यार्थियों को गहन निरीक्षण की प्रवृत्ति का स्वयं में विकास करना चाहिए। जितनी गहनता से विद्यार्थी वस्तुओं का निरीक्षण करेगा, उतना ही वस्तु के रूप, आकार और अनुपात का स्पष्ट ज्ञान होगा। गहन निरीक्षण की क्षमता से ही छात्र वस्तु की कुशलतापूर्वक अनुकूल व अनुरूप चित्रण कर सकता है। तो समझ में आया बच्चों? स्मृति कला में जो हमें अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की कुशलता प्राप्त करने हेतु अभ्यास करने चाहिए, उसमें सबसे पहला है कि हमें क्या करना चाहिए? किसी भी वस्तु का ठीक से निरीक्षण करें, उसकी गहनता से, उतना ही कि वस्तु का आकार कितना है, रूप कितना है और किस अनुपात में बटा हुआ है। ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं, उसके गहन निरीक्षण से ही
छात्र वस्तु की कुशलता पूर्वक क्या कर सकते हैं, उसमें अपने स्मृति में उसका चित्रण कर सकते हैं और उसी के अनुरूप उसको हम बना सकते हैं। इसका दूसरा नंबर है, दूसरे प्रकार में छात्र को जिस भी वस्तु का चित्र बनाना है उसे सामने रखकर भली प्रकार निरीक्षण करके ही चित्रण करना चाहिए। मान लो हमें किसी वस्तु का चित्र बनाना है तो उसे हमें क्या करना चाहिए, उसको सामने रख करके ही हमें उसका चित्र बनाना चाहिए। चित्रण के समय वस्तु को सामने से हटा दिया जाता है और स्मृति के आधार पर चित्रण करने के पश्चात पुनः वस्तु को सामने रखकर त्रुटियों को दूर किया जाता है। ठीक है बच्चों। इसका तीसरा प्रकार है, छात्र किसी चित्र का अनुकरण करता है। चित्रण के अनुपात और आकार के अनुरूप चित्रण कार्य पूर्ण करना हो पड़ता है या करना होता है। बाद में उसी चित्रण के छोटे और बड़े रूप का चित्रण कर चित्रण कार्य में कुशलता प्राप्त करता है। तो चौथा प्रकार है, इस प्रकार के चित्रण में, किस प्रकार के, स्मृति कला के चित्रण में विद्यार्थी कला कक्षा में वस्तु समूह का चित्रण कार्य पूर्ण करता है, बाद में पुनः स्मृति के आधार पर चित्रण करके कुशलता प्राप्त करता है। तो इससे समझ में आया बच्चों, यदि किसी का हमें स्मृति चित्रण करना है तो सबसे पहले उस वस्तु को हम क्या करेंगे, उसकी गहनता पूर्वक जांच करेंगे, निरीक्षण करेंगे, उसका कितना भाग कितना बड़ा है और कितना कितना आकार का है, मतलब कितना भाग मोटा है कितना पतला है, पूरा ठीक से गहनता से उसका निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे और उसे अपनी स्मृति में उतार लेंगे। उसके पश्चात हम क्या करेंगे, अपनी स्मृति के आधार पर, यानी कि जो हमें याद रह जाता है, हमें स्मरण रहता है, उसके आधार पर हम उसका चित्रण करके उसमें कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आकार की दृष्टि से स्मृति चित्रण क्या है, समझिए थोड़ा। चित्रण की सुविधा के आधार पर मुख्यतः वस्तुओं के 3 प्रकार होते हैं। आकार की दृष्टि से स्मृति चित्रण सुविधा के अनुसार मुख्यतः वस्तुओं के आकार 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जैसे वृत्ताकार, बेलनाकार, वर्गाकार अथवा आयताकार। तो चलते हैं, देखिए नंबर 1 में वृत्ताकार की ओर। किन किन वस्तुओं का आकार वृत्ताकार की तरफ होता है। कुछ वस्तुओं का आकार वृत्त जैसा प्रतीत होता है। वृत्त तो जानते हैं बच्चों, आपने खींचा होगा, ऐसे घड़ा कैसा होता है कि वृत्ताकार होता है, यानी गोल। और गेंद कैसी होती है, इसका आकार भी एक कैसा होता है, वृत्ताकार या गोलाकार कह सकते हैं। लोटा ये भी गोलाकार में होता है और आकार में वैसे देखा जाए तो कैसा है, वृत्ताकार ही है। ठीक है। सुराही, सुराही का नीचे का भाग कैसा है, देखो नीचे का भाग वृत्ताकार है और ऊपर एक बेलनाकार है। तो नीचे है वो कैसा है, वृत्ताकार है। इसको बनाने के लिए हमें किसकी, वृत्त की आवश्यकता होती है। ठीक है। घड़ा, इसका भी आकार कैसा है, वृत्ताकार है। हम इसको वृत्त बना लेते हैं, ऊपर इसका थोड़ा सा काट के मुंह बनाएंगे तो इसका आकार ही वृत्ताकार है। ठीक है। आदि इन वस्तुओं के चित्रण को सरल बनाने के लिए विद्यार्थियों के हाथ से शुद्ध वृत्त बनाने का अभ्यास करना चाहिए, हाथ से। और वृत्त की रचना के लिए सबसे पहले 2 लंब समद्विभाजक रेखाएं ए बी, यानी कि ए और बी और सी और डी, यानी लंब समद्विभाजन रेखाएं ए बी और सी डी खींचें जो एक दूसरे को ई पर समद्विभाजित करती हैं। ए से डी, ए से डी यानी कि ये, और डी से, इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं। देखिए ए से, ये वाली बिंदु ये है ना, ए से डी, ए से डी, और डी से बी,
और डी से बी और सी से ए, बी से सी और सी से ए भाग ए के लगभग समान दूरी पर बिंदु लगाकर चित्र के अनुसार वृत्त बनाने का अभ्यास करना चाहिए। केंद्र से एक खड़ी रेखा CD पर निर्दिष्ट वस्तु का आकार बनाकर उसे चित्र अनुसार पूर्ण करना चाहिए। तो समझ में आया बच्चों? देखिए, वृत्ताकार में इन वस्तुओं के चित्रण में क्या करना है, देखिएगा। इन वस्तुओं के चित्रण को सरल बनाने के लिए विद्यार्थियों के हाथ से शुद्ध वृत्त बनाने का अभ्यास करना चाहिए। और वृत्त रचना के लिए सबसे पहले दो लंब समद्विभाजक रेखाएं यानी कि AB और CD खींचें, जो एक दूसरे को E बिंदु पर काटती। ठीक है, अब क्या करें, A से D, A से D और D से यानी कि ये B और B से C और C से A, हमें बिंदी लगा करके इस आकृति को पूर्ण करना चाहिए। और A से B और C से D लंब समद्विभाजक रेखा खींचनी चाहिए, जो हमें बिंदु E पर काटती हूँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा पहला प्रकार, वृत्ताकार। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगला है हमारा बेलनाकार। तो देखिए, बेलनाकार क्या होता है? बेलन के आकार की वस्तुओं को बेलनाकार कहते हैं। जैसे गिलास कैसा है, एक बेलन के आकार का है। बोतल बेलन के आकार की होती है। थर्मस बेलन के आकार का है। और भी बहुत सारे बर्तन हैं। आपका ड्रम जिसमें डीजल भरा जाता है, बेलनाकार है। घर में आपने फुकनी को देखा होगा, किस आकार की है? बेलनाकार है। आपका जो पेन है किस आकार का है? बेलनाकार है। ठीक है, इस प्रकार की वस्तुओं के चित्रण में वस्तु की चौड़ाई और ऊंचाई के अनुपात वाला एक खड़ा आयत बना लेते हैं। कैसा? खड़ा आयत, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। और आयत ऐसे बनाएं जिसकी चौड़ाई और ऊंचाई में 1:3 का अनुपात हो, यानी खड़े आयत के दो समान भागों में खड़ी रेखा से विभाजित कर चित्रांकन करना चाहिए। ये देखो, खड़ा आकार बनाया है, किस क्या बनाने के लिए? बोतल बनाने के लिए। तो इसके 1:3 में यानी कि नीचे के 3 भाग, यदि मान लें हम 4 सेंटीमीटर 4 इंच की कोई एक लंबाई का एक आयत बनाते हैं और 2 इंच चौड़ाई का बनाते हैं, या 1 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई का बनाते हैं, या 8 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई का बनाते हैं, तो नीचे भाग में हमें क्या करना है? इसके 3 भाग रखने हैं। कितने? यानी कि 6 इंच नीचे रखने हैं और 2 इंच हमें ऊपर रखना है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अगले प्रकार पे चलते हैं हम आयताकार की ओर। आयताकार अथवा वर्गाकार। आयताकार वस्तुएं जैसे पुस्तक है, संदूक है, माचिस है, ये सब वर्गाकार वस्तुएं हैं। चाय का डिब्बा है, ये वर्गाकार है। घन और प्लास्टिक के वर्गाकार के डिब्बे। ठीक है, इस प्रकार की वस्तुओं के चित्रण में नेत्रज्या के सिद्धांत का विधिवत पालन करना आवश्यक होता है। अब आज समझते हो नेत्रज्या क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। नेत्रज्या सिद्धांत के अनुसार पास की जो वस्तु होती है वह बड़ी और दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है। किस सिद्धांत के अनुसार? नेत्रज्या। इसमें सवाल भी आते हैं। अतः समान ऊंचाई पर भी
वस्तु के दूर होने पर वस्तु की ऊंचाई कम दिखाई देती है। चित्रण के समय छोटी व बड़ी नाप चित्रित करनी आवश्यक है। वस्तु के चित्रण में सर्वप्रथम एक आधार रेखा क्या ए बी खींचते हैं। आधार रेखा ए बी खींचते हैं और फिर इसी रेखा पर पुस्तक की लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में आधार पर ए बी रेखा पर 3 बिंदु सी डी और ई लगाते हैं या चिन्हित करते हैं। इसके बाद बिंदु सी और ई बिंदुओं से लंब उठाते हैं। सी और ई बिंदुओं से लंब उठाने चाहिए, जैसा कि सामने दिया है। ठीक है, सी और ई बिंदुओं से, ये आपका सी बिंदु है और ये ई बिंदु है सी। ठीक है, इससे हमें क्या करना चाहिए, लंब उठाने चाहिए। अब इन लंबों पर आवश्यकता की स्थिति के अनुसार सी एफ और ई जी, यानी कि सी एफ, ये हमारा एफ बिंदु है और ये जी बिंदु है। सी एफ और ई जी को बिंदु डी पर, यानी कि ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ठीक है, और ये वाला डी पर मिलाएं। वस्तु की मोटाई प्रकट करने के लिए अनुपात के अनुकूल डी पर मिलाएं। वस्तु की मोटाई प्रकट करने के लिए अनुपात के अनुकूल डी पर उठे लंब में, यानी कि डी पर जो लंब उठाया गया, उठे लंब में से डी एच, क्या डी एच, ये एच है आपका, ठीक है, डी एच काट लेना चाहिए। ठीक है, अब सी एफ तथा ई जी लंबों के बढ़े हुए भाग में से एफ आई, क्या एफ आई, समझ लीजिएगा, एफ आई यानी कि ई है, एफ आई हो गया, और जी आई, ठीक है, दूरियों को 2 मिलीमीटर, कितनी 2 मिलीमीटर कम करके काटते हैं। 2 मिलीमीटर किससे, सी एफ और ई जी से, यानी कि सी एफ और ई जी से। यही कमी सिद्धांत के कारण होती है, क्योंकि दूर की माप छोटी दिखाई देती है। अब एच बिंदु पर, किस पर, इस एच बिंदु पर आई, यानी कि इससे, और जे, आई और जे बिंदुओं को मिलाना चाहिए। बिंदु आई और जे का मध्य बिंदु क्या, के, आई और जे का, यानी कि इसको लाइन खींच लेते हैं ये वाली, और इसका मध्य बिंदु के किससे मिलाकर इतना बढ़ाएं कि के एल की दूरी के एच की 3/4 हो। अब एल को आई तथा जे बिंदुओं से
मिलाते हैं। इस प्रकार से हमारा क्या बनता है, इनको मिलाने पर एक पुस्तक का चित्र बन जाता है। ठीक है। अगले चलते हैं स्मृति चित्रण की विधियों की ओर। देखिए, पशु पक्षियों के चित्रण की कोई विशेष विधि नहीं होती। इनका चित्रण करने के लिए उनके शरीर और पूंछ के आकार तथा अनुपात का गहन अध्ययन व निरीक्षण करने के आधार पर सरल आकार बनाकर उन्हें चित्रण किया जाता है। अध्ययन और निरीक्षण जितना उचित ढंग से किया जाएगा, चित्रण उतना ही सही होगा। आयताकार, वर्गाकार, वृत्ताकार अथवा बेलनाकार वस्तुओं के चित्रण की विधि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। विद्यार्थियों को बार बार प्रयास करना चाहिए। विधिवत अभ्यास से चित्रण सही व आकर्षक होता जाएगा। ठीक। अब देखिए, स्मृति चित्रण में विशेष ध्यान देने योग्य जो बातें हैं उन्हें ध्यान से समझ लिएगा। सबसे पहली बात है वह चित्रकार अपनी स्मृति के आधार पर जो भी चित्रण करे वह बहुत छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह आकर्षक होने पर भी प्रभावी नहीं लगेगा। यानी कि उसको ठीक से बनाया जाए। नंबर 2, वस्तु के जिस भी आकार का चित्रण करना है उसका अनुपात शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध अनुपात से ही चित्रण सुंदर बनता है। नंबर 3 है, स्मृति चित्रण में रेखाओं की विशेषता प्रकट होती है। चित्रकार द्वारा रेखाओं को गतिमय और सशक्त बनाना अति आवश्यक होता है। नंबर 4, दूर की रेखा निकटवर्ती रेखा से अपेक्षाकृत छोटी होती है। अगर कोई रेखा दूर की बनानी है तो निकट की रेखा से दूर की रेखा अपेक्षाकृत छोटी होती है। नंबर 5, रेखाओं को सदैव बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे की ओर खींचना चाहिए। कैसे खींचना चाहिए? रेखाओं को सदैव यानी कि हमेशा बाएं से दाएं तथा ऊपर से नीचे की ओर खींचना चाहिए। नंबर 6, समानांतर रेखाएं क्षितिज रेखा पर मिलती हुई दिखाई देती हैं। समानांतर रेखाएं किस रेखा पर मिलती हुई दिखाई देती हैं? क्षितिज रेखा पर। जैसे रेल की पटरी क्षितिज पर मिलती प्रतीत होती है। नेत्रज्या के कारण वृत्त दीर्घवृत्त के रूप में चित्रित किया जाता है। समझ आ रहा है? एक नेत्रज्या है या उसके सिद्धांत के आधार पर जो वृत्त है वो किस रूप में चित्रित किया जाता है? दीर्घवृत्त के रूप में। ध्यान रखिएगा। चित्रकार को दृष्टि रेखा के अनुसार ही चित्रण करना चाहिए। दृष्टि रेखा से नीचे की वस्तु का चित्रण दृष्टि रेखा से ऊपर की वस्तु के चित्रण से भिन्न होता है। देखिए, ये पॉइंट बहुत समझने का है। मान लीजिए कोई वस्तु हमारे सामने रखी है, तुम्हें कौन सा भाग दिखाई देगा? जो हमारे सामने पड़ेगा। और कोई वस्तु हमारी आँख के इस तरह से ऊपर रखी है तो उस वस्तु का हमें नीचे का हिस्सा दिखाई देता है। किसका? नीचे का। और यदि कोई वस्तु हमारी दृष्टि स्तर से नीचे की ओर रखी है तो हमें उस वस्तु का कौन सा स्तर दिखाई देता है? ऊपर का। समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए चित्रकार को दृष्टि रेखा के अनुसार ही चित्रण करना चाहिए। अगर कोई बता दिया जाए, आपको चित्र बता दिया कि जमीन से इतनी ऊपर रखी हुई वस्तु का चित्रण कीजिए, तो स्पष्ट तरह से क्या दिखेगा आपको? उसके नीचे का भाग स्पष्ट तरह से दिखाई देगा, ऊपर का भाग स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो नीचे के भाग में और ऊपर के भाग चित्रण करने में क्या होगा? कुछ उसका भिन्न होगा भाग। ठीक है। नंबर 9 है, जो रेखाएं पृथ्वी तल पर लंब होती हैं वे चित्रकार की आधार रेखा पर भी सदैव लंब होती हैं। चलिए, स्मृति चित्रण के समय आवश्यक सावधानियां क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी है, ध्यान से समझिए। वस्तु के आकार का सही अनुपात लगाकर ही चित्रण करना चाहिए। दूसरी बात है, वस्तु सदैव हल्की रेखाओं से ही करें। वस्तु का जो चित्रण है सदैव हल्की रेखाओं से ही करें। जब चित्र सही व पूर्ण बन जाए तभी गहरी रेखाएं
बनानी चाहिए। नंबर 3, चित्रण कार्य करने से पूर्व हाथों को भली भांति साफ कर लेना चाहिए। नंबर 4 है रबड़ व कपड़ा भी साफ रखें। वो किस लिए? अगर पेज आपका गंदा होता है तो उसको हम साफ कर सकें। नंबर 5, चित्र के लिए HB की पेंसिल का प्रयोग करें। सुंदर व प्रभावी चित्रण हेतु पेंसिल की नोक बारी रखें। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत काम की चीज़ें हैं कि HB पेंसिल का हमें प्रयोग कहाँ करना है, 4B का हमें कहाँ करना है, 2B का कहाँ करना है, तो ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। चित्र के लिए HB की पेंसिल का प्रयोग करें। अगर आपसे पूछ ले स्मृति चित्रण में किस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, HB का, 2B का, B का, 4B का, तो हमें कौन सा करना चाहिए? स्मृति चित्रण के लिए या चित्रण के लिए HB पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए। आपका आंसर ठीक होगा इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुंदर व प्रभावी चित्रण हेतु हमें एक पेंसिल की नोक कैसी रखनी है? बारीक रखनी है। ठीक है, अगला है शेड करने के लिए 4B की पेंसिल का प्रयोग उचित रहता है। शेड करने की, अभी शेड करने की बात आ जाती है। ठीक है, शेड करना यानी कि छायांकन, थोड़ा मोटा जो चित्रण होता है, पहले हम बारीक पेंसिल का प्रयोग करते हैं, उसकी लाइनें बना लेते हैं, उसके बाद में उसको शेड करते हैं, तो मोटा करने के तो उसे हम 4B का पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला है 7वां, चित्र का संयोजन लयात्मक व प्रभावी होना चाहिए। लयात्मक व प्रभावी होना चाहिए। चित्र का संयोजन लयात्मक व प्रभावी होना चाहिए। किसकी? स्मृति चित्रण की बात कर रहे हैं हम, ध्यान रखिएगा। तथा चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोग करते क्या है एग्जाम में, जो हमारा स्मृति चित्र आता है बनाने के लिए, वो कोई 5 सेंटीमीटर बना के चलाएगा, कोई 10 का चलाएगा, कोई कितने, उसका साइज़ का पता ही नहीं है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, स्मृति चित्रण करते समय चित्र का साइज 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए। 8वां है चौड़े आकार वाली वस्तुओं का चित्रण कागज पर चौड़ाई में, चौड़े आकार वाली, तथा लंबे आकार वाली वस्तुओं का चित्रण लंबाई में करना चाहिए। अगला है चित्र में छाया, प्रकाश व परछाई की अभिव्यक्ति अवश्य करें स्मृति चित्रण में। ठीक है, स्मृति चित्रण में क्या होता है? चित्र में छाया प्रकाश व परछाई की अभिव्यक्ति अवश्य करें, इससे चित्र स्वाभाविक प्रतीत होता है। अगला और लास्ट नंबर है चित्रांकन में किसका जो लिखा है? पर्सपेक्टिव। तो यह है हमारा नेत्रज्या का सदैव ध्यान रखना चाहिए। पास की वस्तु स्पष्ट व बड़ी दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु छोटी व धुंधली दिखाई देती है। किसके सिद्धांत के अनुसार? नेत्रज्या सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो ये थी बच्चों स्मृति कला से संबंधित थ्योरी। इसको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 से 4 बार धीरे धीरे आराम से वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं और बार बार इसका अध्ययन कीजिए। इस स्मृति कला की थ्योरी से ही आपको बदले हुए पेपर पैटर्न के अनुसार 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो पेपर में आपको खंड खा में देखने को मिलेंगे। उनको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा, और उनके आंसर सॉल्व करने के लिए आपको कॉपी नहीं बल्कि OMR शीट मिलेगी, जिस पर आपको सॉल्व करके गोले काले करना है। इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आपको किस प्रकार की वीडियो और चाहिए या पसंद है उस पर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेकर आने वाले हैं स्मृति चित्रकला से, स्मृति चित्रण से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।